सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में महात्मा गांधी के 18 अगस्त 1932 के जवाब में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जवाब लिखते हैं। वही पत्राचार जो महात्मा गांधी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच हो रहा है। 8 सितंबर 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। हम आपको इससे पहले बता दें कि कम्युनल अवार्ड 17 अगस्त 1932 को घोषित कर दिया गया, जिसमें अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन का क्षेत्र और दोहरा मताधिकार दिया गया था। इसको लेकर महात्मा गांधी कड़ा विरोध यहाँ पे जता रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने आमरण अनशन की धमकी दे दी है। तो उस संबंध में आप ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जब जवाब सुनेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से महात्मा गांधी की बखिया उधेड़ कर उन्होंने उनके पत्र की रख दी है। आइए पहली ही लाइन से आप अंदाजा जरूर लगा लेंगे। वो लिखते हैं कि प्रिय श्री गांधी, मुझे आपका पत्र मिला, पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ और बड़ा अफसोस भी। मैं सोचता हूं कि ये पत्र आपने गलतफहमी में आकर लिख दिया है। ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्गों से संबंधित जो फैसला लिया है वास्तव में वह ठीक है। हमने सदैव यही समझा है कि आप दलित वर्गों को हिंदू समाज में स्थायी रूप से अलग करने का डटकर विरोध करते रहे हैं। आपने गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक कमेटी में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। 11 मार्च को पुनः सर सैमुअल होर को अपने पत्र में आपने अपने विचार प्रकट किए थे। हम ये भी जानते हैं कि विशाल हिंदू समाज के विचार आपके जैसे ही हैं। इसलिए दलितों के प्रतिनिधित्व के इस प्रश्न पर हमने गंभीरतापूर्वक विचार किया था। हमें जब दलित संस्थाओं से बहुत सी अपीलें प्राप्त हुई, सभी लोग ये भी मानते हैं कि सामाजिक विषमताओं से शोषण होता है और आपने भी ये स्वीकार किया है, तो हमने ये अपना कर्तव्य समझा कि विधानसभाओं में दलित वर्गों को सही अनुपात में प्रतिनिधित्व के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे उनका संबंध हिंदू समाज से टूट जाए। आपने स्वयं अपने 11 मार्च के पत्र में लिखा था कि आप विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व के विरुद्ध नहीं थे। ब्रिटिश सरकार की योजना के अंतर्गत दलित वर्ग हिंदू समाज के अंग बने रहें और वे चुनाव में आम सीटों पर हिंदुओं के साथ ही मतदान करेंगे, परंतु ये व्यवस्था प्रथम 20 वर्षों तक रहेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि हिंदू समाज का अंग रहते हुए भी उनके लिए सीमित संख्या में निर्वाचन क्षेत्र होंगे जिसमें उनके अधिकारों और हितों की रक्षा हो सके। वर्तमान स्थितियों में ऐसा करना नितांत आवश्यक हो गया है। जहां विशेष निर्वाचन क्षेत्र होंगे वहां सामान्य हिंदुओं के निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों को मत देने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार दलित वर्गों के लिए दोहरे मतों का अधिकार होगा, एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के अपने सदस्य के लिए और दूसरा हिंदू समाज के सामान्य सदस्य के लिए। जिसे आपने अस्पृश्यों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन कहा है, हमने जानबूझकर उसके विपरीत फैसला दिया है और तय किया है कि दलित वर्ग के मतदाता सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में सवर्ण हिंदू उम्मीदवारों को मत दे सकेंगे तथा सवर्ण हिंदू मतदाता दलित उम्मीदवार के पक्ष में उसके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। इस प्रकार हिंदू समाज की एकता को सुरक्षित रखा गया है। हमने ये बात अनुभव की है कि उत्तरदायी सरकार के आरंभिक काल में प्रांतीय विधानसभाओं में जो भी बहुमत में आए वहां दलितों की पसंद के भी कुछ प्रतिनिधि चुने जाएं, जबकि स्वयं आपने सर सैमुअल होर को अपने पत्र में लिखा था कि सवर्ण हिंदुओं ने दलितों को सदियों से दलित बना रखा है। सामान्य साथियों, आगे क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिखते हैं वो हम आपको बताएं। उससे पहले हमारा निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि इसलिए 9 प्रांतों में से 7 प्रांतों की विधानसभाओं में अपनी कठिनाइयों की आवाज़ उठाने के लिए उन्हें भी चुना जाए और यदि उनके हितों के विरुद्ध कुछ किया जाए तो उसके विरोध में अपने विचार रख सकें, जिनकी बात विधानसभा या सरकार में कोई नहीं सुनता। हमने वही किया है जैसा किसी भी बेबाक व्यक्ति को करना चाहिए। हम नहीं समझते कि वर्तमान हालात में मताधिकार की किसी प्रणाली के तहत ये व्यवहारिक हो सकता है कि ऐसे प्रतिनिधि जो वास्तव में उनके प्रतिनिधि हैं बहुमत प्राप्त सवर्ण हिंदुओं द्वारा चुने जाएंगे।
हमारी योजना में सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों को मतदान के अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ साथ उनके लिए सीमित संख्या में जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे वे मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर मुसलमान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में न तो मतदान कर सकता है और न वहां से चुनाव लड़ सकता है, जबकि मतदान करने की योग्यता रखने वाला कोई भी दलित वर्ग का सदस्य उस सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान कर सकता है और उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी हो सकता है। पूरे देश में मुसलमानों के लिए जो सीटें निश्चित की गई हैं उनके साथ ये शर्त जुड़ी हुई है कि उन निश्चित सीटों के अतिरिक्त और सीटें बढ़ाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में वे अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटें प्राप्त कर रहे हैं। दलित वर्गों के लिए नियत निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम होगी और उनकी पूरी जनसंख्या के अनुपात में पूरा प्रतिनिधित्व तो नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कुछ संख्या में दलित वर्गों के प्रतिनिधि उन्हीं के द्वारा चुनकर विधानसभा में पहुंचे। सभी प्रांतों में दलित वर्गों के लिए जो विशेष सीटों की संख्या निर्धारित की गई है उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है। जैसा कि मैं आपकी मनोवृत्ति समझता हूं, आप आमरण अनशन करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आप दलित वर्गों के लिए हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचन प्रणाली चाहते हैं, क्योंकि उसकी व्यवस्था तो पहले से ही है, और ना ही इसलिए कि आप हिंदुओं की एकता बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उसका प्रावधान भी पहले ही कर दिया गया है। आप तो बस दलितों को, जो सदियों से आज तक सामाजिक शिकंजे में जकड़े हुए हैं, अपने मनपसंद के ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने से रोकना चाहते हैं जो विधानसभा में जाकर उनकी ओर से आवाज़ उठा सकें, जिसका उनके भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ सके। इन नितांत निष्पक्ष और सुविचारित प्रस्तावों के संदर्भ में आपके द्वारा लिए गए निर्णय को मैं उचित नहीं समझता। मैं तो यही समझता हूँ कि आपने वास्तविक तथ्यों से भयभीत होकर ये निर्णय लिया है। सभी भारतीयों से किसी सर्वमान्य समझौते पर न पहुंच पाने पर सरकार ने अनिच्छा से अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर फैसला दिया है। उसने अब जो तय किया है उसमें कोई परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, बशर्ते कि जो शर्तें उन्होंने रखी हैं वे पूरी हो जाएं। मैं समझता हूं कि सरकार अपने फैसले पर दृढ़ है। केवल उन सामुदायिक अल्पसंख्यकों की आपसी सहमति से चुनाव में कुछ फेरबदल किया जा सकता है, जिनकी उचित मांगों पर शासन ने गुण अवगुण पर विचार कर आपसी मतभेदों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया है। आप चाहते हैं कि ये पत्र व्यवहार, जिसमें 11 मार्च को सर सैमुअल होर को लिखा गया, आपका पत्र भी शामिल है, प्रकाशित किया जाए। मुझे ये अनुचित प्रतीत होता है यदि आपकी नज़रबंदी के कारण आप जनता के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आपने अनशन का इरादा किया है, तो मैं आपके अनुरोध पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप पुनर्विचार के बाद ऐसा न करें। मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि आप शासन के निर्णय पर फिर से विचार करें और गंभीरता से सोचें कि आपने अनशन करने का जो निर्णय लिया है वह कहां तक उचित है। आपका विश्वास पात्र जे रैमसे मैकडोनाल्ड। हमारे साथियों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बहुत ही कड़े शब्दों में महात्मा गांधी की न सिर्फ आलोचना की है, बल्कि ये भी कह दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ सदियों से सताए गए दलितों को अधिकारों को रोकना चाहते हैं, इसलिए आमरण अनशन कर रहे हैं। आपको हिंदू समाज के विघटन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि विघटन जैसी कोई चीज़ यहाँ पर कम्युनल अवार्ड में नहीं की गई है। क्योंकि जब दलित यानी कि अस्पृश्य मतदान सामान्य लोगों को भी कर सकेंगे, सामान्य लीडर्स को कर सकेंगे, तो ऐसे में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वो हिंदुओं के अंग भंग हो जाएंगे। तो सामान्य साथियों, मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने महात्मा गांधी को किस तिथि को पत्र लिखा, तारीख बताना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे हमने पूछा है आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के माध्यम से। अब आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करेंगे। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि
बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिक सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।